Hello everyone, I hope you all will be good. So I decided to make this lecture as part of our previous lecture. So this is the lecture 4, but it is the part 3 of the lecture 4 जो हम पहले बात कर रहे थे, जिसके end में मैंने आपको कहा था कि I will make another lecture for this chapter, okay? इस लेक्चर में हमने जिस चीज के बारे में बात करना है, सो आई चेक्ड एंड वो चीज जो है वो सेक्शन आपके स्टडी हब पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सो आई थॉट कि हम यहीं से इस चीज को बात डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, जो अब लास्ट सेक्शन रह गया हमारा, दैट वाज इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट, कि लॉ को कैसे पढ़ा और कैसे समझा जाए। ठीक है, देखिए, जब भी एक जज जो है वो जब भी एक डिसीजन देता है तो वो बहुत सी प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करता है। ओके, उन प्रोफेशनल वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे उन वर्ड्स को यूज करके एक नया डिसीजन या नया रूल जो है वो दिया जाए। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि जब भी आप एक स्टैट्यूट को, जब भी आप एक लॉ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जब भी आपने एक लॉ को पढ़ना है, एक एक्ट को पढ़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप जो प्रीवियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है ऑफ द सेम टॉपिक, उसके बारे में डिस्कशंस देख लें। इनको हम हैंडसेट्स कहते हैं, ये हैंडसेट्स उन्होंने लिखा हुआ है, दिस वन। हैंडसेट्स बेसिकली क्या होते हैं? हैंडसेट्स जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं, जो भी पार्लियामेंट में एक्ट्स पास होते हैं, जो भी पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है रिटन फॉर्म में, उन बुक्स को कहते हैं हैंडसेट्स। ठीक है, आप किसी भी लॉ को समझने के लिए उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, आप हैंडसेट्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि उस हैंडसेट में लिखा क्या होता है कि ये लॉ कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था, किन सर्कमस्टांसेस में बना था, और इस लॉ की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है उन हैंडसेट्स में मौजूद होती हैं। फिर इसके अलावा आप जो है, जो आपकी डिक्शनरीज हैं, ऑब्वियसली किसी भी वर्ड का मतलब समझने के लिए यू गाइस कैन यूज द डिक्शनरीज। ओके, आप किसी भी लॉ को समझना है, उस लॉ के जो अर्लियर केस लॉस थे, आप उनको देख लो। एक अगर लेट्स से लॉ बना, जिस तरह कल हमने वो जॉनही और सॉरी इसके जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने जॉनही और स्टीवेंसन के केस की डिटेल में बात की थी। तो उस केस पर जो लॉ बना था कि अगर कंज्यूमर बीमार पड़ जाता है मैन्युफैक्चरर की कोई चीज खाकर, सो मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल। तो इस लॉ को समझने के लिए यू गाइस कैन रीड द जॉनही एंड स्टीवेंसन का केस, राइट? सो आप कोई पुराना केस पढ़ सकते हैं, आप डिक्शनरी में मीनिंग देख सकते हैं, आप हैंडसेट्स पढ़ सकते हैं, आप लॉ कमीशन की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल, बट रिपोर्ट्स होती हैं लॉ की, वो रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो। इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद आप एक रूल सॉरी आप एक लॉ को अंडरस्टैंड करते हो और इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब भी एक जज जो है वो जब एक एक रूल लिखता है, या एक रूल आउट जब वो करता है, या जब वो डिसीजन लिखता है, उस डिसीजन में वो बहुत से वर्ड्स ऐसे यूज करता है जिन वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके, अब अगर हम इस बात को कुछ इस तरीके से समझें कि फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैं ये कहता हूं कि एक जज था और वो एक केस को ओवरसी कर रहा था, और उस केस का उसने एक डिसीजन लिख दिया। ठीक है, और उस डिसीजन पर उसने जो है उसका जो है वो डेसिडेंडी, रेशो डेसिडेंडी भी लिख दिया, और ऑर्बिट जो है वो भी उसने लिख दिया उसका, और उसने मैटर मटेरियल्स ऑफ द फैक्ट्स भी उसने तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, जज का एक डिटेल्ड पेजर 10-20 पेजर केस जो है वो आ गया उसका। अब वही चीज जब एक दूसरा जज पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हों जिनका डिफरेंट मीनिंग वो कंसिडर कर ले। ठीक है, हो सकता है जो पुराने वाला जज हो उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड लिखा हो, आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में, आप एज अ न्यू जज किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड पढ़े हो। होता है ना कि हम जब देखो किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स हमारे मैसेजेस जो है वो गलत इंटरप्रेट कर दिए जाते हैं, समटाइम्स हमारी बात का वो मतलब नहीं होता जो दूसरा बंदा अज्यूम कर लेता है। राइट, सो यहाँ पर भी यही केस होता है कि समटाइम्स जो लिखने वाला जज है, जो लॉ लिखता है, वो या उसका जो मतलब होता है, दूसरा जज उसके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब ले लेता है।
राइट। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आपके जो लॉज हैं उनके मतलब को गलत इंटरप्रेट कर दिया जाता है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट, ये प्रॉपर एक एक्ट है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक ओपन किया हुआ था, लेट मी शो यू दैट वन वन सेकेंड। मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ। ये बेसिकली मैंने ओपन किया हुआ था, इंटरप्रिटेशन एक्ट 1978। ये प्रॉपर एक एक्ट, एक लॉ पास हुआ, एक रूल पास हुआ जिसमें तमाम वर्ड्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन मीनिंग्स लिखे गए, उन वर्ड्स की जो कॉमनली लॉज में या जजेस जो है वो अपने डिसीजंस में यूज करते हैं। तो ये legislation.government.uk की वेबसाइट है, आप भी इसको जो है वो देख सकते हैं। उसमें इंटरप्रिटेशन एक्ट 1978 है, और ये इन डिटेल पूरे का पूरा एक्ट जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इस एक्ट में बेसिकली उन तमाम वर्ड्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है जो वर्ड्स कॉमनली जो जजेस हैं वो अपने लॉज में यूज करते हैं। तो फिर अगर लेट्स से किसी जज को उस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो इंटरप्रिटेशन एक्ट 1978 ओपन करके इसकी कंसिडरेशन देख सकता है। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स और मैक्सिम्स होते हैं जो हम इस इंटरप्रिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं, और इस इंटरप्रिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं लिटरल रूल। लिटरल रूल ये कहता है कि जो भी वर्ड आपके लॉ में, जो भी वर्ड आपके रूल में, डिसीजन में, जब व्हेन एवर आई से द वर्ड रूल, रूल का मतलब होता है जो जज रूल आउट करता है, जो जज डिसीजन देता है। ओके। तो लिटरल रूल जो है इंटरप्रिटेशन एक्ट में, वो ये कहता है कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का जो भी सीधा साधा जो मतलब है, आप वो कंसिडर कर दें। उन्होंने आपको एग्जाम्पल जो है वो मैग्नो हैटन अर्ल की वर्सेस अर्ल की आपको एग्जाम्पल दी हुई है, और इस एग्जाम्पल में उसने ये बताया हुआ है कि हुआ कुछ यूं था। अब मैं ज्यादा डिटेल में तो आपको केसेस नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और केसेस आपको आपके पेपर में आते भी नहीं होते। अच्छा, इस केस में जो है ना, वो हाउसेस का जो वर्ड था ना, उसको इंटरप्रेट कर दिया गया था, और उसको उसकी मतलब हाउसेस की लूप जो वर्ड था, उसके लूप होल में फ्लैट्स को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया था। यानी वर्ड हाउस लिखा हुआ था लॉ में, लेकिन उस वर्ड हाउस में जो ये मैग्नोहर्ट था, इसने फ्लैट्स को भी हाउस कंसिडर कर दिया था। तो जब ये केस कोर्ट में गया था, तो कोर्ट का जो जज था उसने क्लियरली ये रूल आउट कर दिया था कि देखो, द वर्ड इज हाउस। हाउस का मतलब होता है एक घर, एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। आप एक बिल्डिंग में फ्लैट को हाउस नहीं कह सकते हो, दैट इज फ्लैट। ओके। फ्लैट और हाउस में डिफरेंस होता है। तो यहां पर लिटरल रूल के अकॉर्डिंगली हाउस का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो इंडिपेंडेंट है, दैट इज योर हाउस। फ्लैट कभी भी हाउस कंसिडर नहीं होगी। ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड रूल इसमें यूज होता है, दैट इज गोल्डन रूल। और इंटरप्रिटेशन एक्ट में जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि यार, आपने कभी भी किसी भी वर्ड का ऐसा मतलब नहीं लेना जो अनरीजनेबल हो, और जो अनअंडरस्टैंडेबल सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर ले। ऐसा मतलब हरगिज आपने नहीं लेना जो किसी भी सिचुएशन को मुश्किल बना दे। अब इसमें जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, 1935 का केस है, 6 वर्ड्स का। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एक्चुअली। इसमें हुआ कुछ यूं था कि जो 6 वर्ड था, उसने अपने ना एक रिलेटिव को मार दिया था, और यूके के इनहेरिटेंस टैक्स में ये लिखा जाता है कि अगर एक इंसान अपनी विल दिए बगैर उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी विल, उसकी जो विरासत है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू किन, यानी उसके करीबी रिश्तेदार को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। राइट। तो अब देखो, इस नेक्स्ट टू किन का मतलब यही है कि जो भी उसके बाद उसका जो खूनी रिश्तेदार होगा उसको ट्रांसफर हो जाएगी। बट कोर्ट ने ये चीज रूल आउट की, ये डिसीजन दिया, लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट किया। उसने ये कहा, इस नेक्स्ट टू किन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार का मर्डर कर देते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको चली जाएगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं, बिकॉज अगर इसका ये मतलब हुआ, दिस मीन्स तो हर बंदा अपने रिश्तेदारों को जो है वो मर्डर करता रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाता रहेगा। राइट। सो गोल्डन रूल जो है आपको ये कहता है कि आप कभी भी एक लॉ का ऐसा मतलब ना लो जो अनरीजनेबल हो। ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी अनरीजनेबल जब आप नेक्स्ट टू किन का मतलब ये ले रहे हो कि भाई नेक्स्ट टू किन का मतलब है नेक्स्ट टू किन के आपका खूनी रिश्तेदार, डजेंट मैटर कि वो आपका मर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा।
राइट। तो इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आया था और वो ये आया हुआ था कि कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नेक्स्ट टू किन का नो डाउट मतलब ये है कि आपका ब्लड रिलेटिव या आपके बाद जो भी करीबी आपका रिश्तेदार है, राइट। बट अगर वही करीबी रिश्तेदार आपका मर्डर कर देता है तो फिर नेक्स्ट टू किन में वो नहीं आएगा, बल्कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। उसके बाद जो थर्ड रूल हमारे पास आया था दैट वाज परपोसिव रूल, जो कि स्टार्ट में मिसचीफ रूल के नाम से जाना गया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है ना ये रूल बेसिकली इंटरप्रिटेशन एक्ट में डाला गया ताकि गलत कामों को रोका जा सके। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जो है वो केस आया था, गार्डनर और सेवन ऑक्स का आरडीसी का केस आया था। और उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना इनफ्लेमेबल फिल्म्स होती थी पुराने जमाने में, 1950 का जो है वो केस है। उस पुराने जमाने में आपको पता है ना, फिल्म्स जो है ना वो एक फिल्म कोटिंग आती होती थी। अब मैं उसका ना एक्चुअली नाम भूल गया हूँ। वो फिल्म एक फिल्म पेपर टाइप की एक होती थी, रील्स होती थी फिल्म की, बकायदा वो रील्स आती होती, वो बड़ी फ्लेमेबल रील्स होती थी, राइट। तो हुआ यहाँ ये कि इसमें ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो फिल्म रील्स है ना वो एक गार में, एक केव में स्टोर कर दी। तो जब ये केस कोर्ट में गया, तो अब आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि इसमें हुआ क्या था। तो ये बहुत बड़ा एक केस था। अब मैं उस केस को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट इफ समवन इज इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट कॉपी दिस दिस पोर्शन और आप इसको चैट जीपीटी पे लिखो या गूगल पे लिखो तो आपको फुल ऑन केस हिस्ट्री जो है वो पता लग जाएगी। ठीक है। तो इसमें ना जब ये कोर्ट केस किया कोर्ट में, तो इसमें जो वर्ड प्रेमिसेस पर जो है ना डिबेट हुई। और जो लॉ था वो ये था कि आप जो है ना जो फिल्म कोटिंग्स हैं वो किसी भी प्रेमिसेस में रख सकते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने अब क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रेमिसेस में रखो, तो हमने केव में रख दी। तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, दैट डज नॉट मीन कि आप कोर्ट में केव में रखो, क्योंकि केव एक प्रेमिसेस नहीं है। प्रेमिसेस मीन्स अ थिंग दैट हैज फोर बाउंड्रीज, राइट। सो यहां पर जो है परपोसिव रूल जो है वो इस तरीके का रूल है जो आपको गलत कामों से रोकता है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट रूल्स थे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हेल्प करते हैं, और ये को जज पे डिपेंड करता है कि वो किस वक्त क्या सिनेरियो जो है वो बिल्डअप करता है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है हम फर्दर बात करते हैं, द कोर्ट विल नॉट एक्सटेंड स्टैट्यूट बियॉन्ड द वर्ड्स इट यूज। अच्छा, कभी भी कोर्ट जो है एक वर्ड अगर लॉ में लिख दिया गया है, स्टैट्यूट में लिख दिया गया है, उससे बाहर कभी भी वो अप्लाई नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, हाईवे एक्ट 1980 जो है ये एक यूके का एक्ट है, और ये हाईवे जो आपके रोड्स होते हैं ना उनसे ये रिलेट करता है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपकी जो पब्लिक हाईवेज है, ये जो रोड काउंसिल्स होती है ना, वो आपके हाईवेज को मेंटेन करेगी। मेंटेन करने का मतलब है कि वो ये देखेंगी कि रोड सही है, कहीं से टूटा वगैरह तो नहीं है, या रोड पे वो जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं वो तमाम चीजें होती है, मतलब रिपेयर वगैरह ठीक करेगी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर रोड पे स्नो वगैरह गिर जाती है तो आप स्नो हटाना जो है वो कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वो मेंटेनिंग द रोड में नहीं आता, वो क्लीनिंग द रोड में आता है, राइट। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मेंटेनिंग द रोड का मतलब है रोड को अपनी सही हालत में रखना एंड रोड खराब ना हो। लेकिन अगर रोड के ऊपर स्नो गिर रही है तो दैट इज क्लीनिंग द रोड, आप रोड को साफ कर रहे हो। तो क्लीनिंग द रोड इज समथिंग एल्स, मेंटेनिंग द रोड इज समथिंग एल्स। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो आपका एक केस आया था, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस राइट का एक केस था, और ये हंटिंग एक्ट 2004 का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें ये था कि हंटिंग एक्ट 2004 में वर्ड हंटिंग का यूज किया गया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि हंटिंग का मतलब है जब आप किसी एनिमल को किल करते हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप किसी एनिमल को ढूंढ रहे हो। ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि हंटिंग का जब वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो दैट मीन्स कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ किलिंग फाइंड कर रहे हो, दैट इज हंटिंग। लेकिन आप सिर्फ उनको फाइंड कर रहे हो ताकि उनको उनकी हैबिटेट से निकाला जा सके, दैट इज नॉट हंटिंग, राइट। सो इस तरीके से ये लॉज जो है वो इंटरप्रेट किए जाते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट और भी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस हैं। आई नो काफी स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट आप अगर इसको वन टाइम रीड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। इन पेरी मटीरियल्स का क्या मतलब है, ऑफ द सेम मैटर। इसका ये मतलब होता है कि जब
भी आपके कोई भी ऐसे केसेस जो सेम मैटर को, या कोई भी ऐसे केसेस जो एक ही चीज से रिलेट कर रहे होते हैं, तो जब आप उस चीज के बारे में लॉ पास करोगे, उस चीज के बारे में डिसीजन दोगे, आपको उन दोनों केसेस के रूल जो डिसीजंस है उनको नजर में रखना होगा, ठीक है। Expression, then the next one is expression unesis est exclusion ulterius. इसको कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सक्लूड अदर्स। इसका यह मतलब है कि जब आप एक चीज को मेंशन कर दो, तो उस चीज के अलावा बाकी तमाम चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं। उसने एग्जाम्पल बड़े मजे की दी है। मैट्रिमोनियल कॉज जो एक्ट था वो सिर्फ मैरिड कपल्स पर जो है वो लगता है। अब जो कपल मैरिड नहीं है, जो पार्टनर्स रह रहे हैं, तो उन पर ये क्लॉज नहीं लगेगा, ठीक है। जस्टिम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड, दैट मीन्स कि जब आप एक वर्ड यूज करते हो तो वो वर्ड अपने से रिलेटेड तमाम लोगों पर इंप्लीमेंट होगा। व्हेन यू यूज वर्ड ट्रेड्समैन, वर्कमैन और लेबरर, इसका मतलब है कि वो लोग जो वहां पर एक स्पेसिफिक जगह में काम कर रहे हैं, उन सब पर ये वर्ड जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। देन वी हैव no, sorry, I forgot to pronounce it. It's a Nocitor Sauces. That is the company it keeps, known by the company it keeps. और इसका ये मतलब है कि आपका जो वर्ड है, उस वर्ड को ब्रॉडन वे में कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड फ्लोर यूज कर रहे हो, तो फ्लोर का मतलब ये है कि वो जगह जहां आप चलते हो, इसमें आपका फुटपाथ भी आ जाएगा, आपका वॉकवे भी आ जाएगा, आपका जेब्रा क्रॉसिंग भी आ जाएगी, आपके स्टेयर्स भी आ जाएंगे। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ड फ्लो। ओके, सो अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है? इसको प्रिपेयर ऐसे करना है, आपको एक वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, एंड व्हाट डज दिस वर्ड मीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इन पेरी मटेरियल का मतलब है सेम मैटर। अब सेम मैटर का क्या मतलब होगा कि जब भी कोई भी केस आता है और उस केस से रिलेट करने वाले 3-4 केसेस होते हैं, तो यू हैव टू कंसिडर द आउटकम्स ऑफ ऑल द 4 केसेस, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जस्टिम जेनरिस का क्या मतलब है, कि जब आप एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज करोगे, तो उससे रिलेटेड तमाम वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखने के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए लिटरल रूल का क्या मतलब है, गोल्डन रूल का, पर्पोसिव रूल का क्या मतलब है। एक एक बेसिक सा केस आप देख लो, अपने माइंड में सिर्फ रख लो रेफरेंस के लिए, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए और वो आपसे पूछे कि अच्छा ये केस हो रहा है, ठीक है, और मुझे बता दो कि इस केस में कौन सा रूल लग रहा है, लिटरल रूल लग रहा है, गोल्डन रूल लग रहा है, या पर्पोसिव रूल लग रहा है। तो जब आपको रूल की डेफिनेशन आती होगी एंड आपको एक छोटा सा केस याद होगा उस रूल का, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द इंग्लिश लीगल सिस्टम। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर जो है इंग्लिश लीगल सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया है। आई नो इट वाज अ बिट ऑफ बोरिंग चैप्टर, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द इंग्लिश लीगल सिस्टम। आई वांट एवरीवन टू क्लियर आउट ऑल द वीडियोस जो मैंने इस लेक्चर की पोस्ट की हैं, उसके बाद ही आप इससे नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करिएगा। So this is the end of our first chapter. Thank you so much, guys. Take care and have a good day. Bye.